दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये वीडियो हिंदी पैडागॉजी पर आधारित है। सीटेट में हिंदी सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन पैडागॉजी के और 15 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं। दोस्तों कुल मिला के सीटेट में जो हिंदी पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के आते हैं। दोस्तों यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से इन सभी क्लासों को आप देख लेंगे तो हिंदी सब्जेक्ट में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप 26, 27 और 28 अंक लाने के हकदार हो जाएंगे। और यदि आप अच्छे से और मेहनत करेंगे तो आपका 30 में 30 भी आने के संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आइए आज की ये क्लास शुरू करते हैं जो हिंदी पैडागॉजी पर आधारित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दोस्तों यदि आप ये केवल ये वीडियो देख लेंगे तो आपका हिंदी पैडागॉजी से कोई भी क्वेश्चन जो गलत होने के चांस नहीं रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज की ये क्लास। तो हिंदी पैडागॉजी, इसमें से 15 क्वेश्चन के लिए जो हम पैडागॉजी पढ़ेंगे इसी पर आधारित होंगे सारे क्वेश्चन। तो आज थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे जो पिछले एग्जामों में या अन्य एग्जामों में आए हुए हैं। तो हिंदी पैडागॉजी क्या है? भाषा कौशल क्या होता है? सबसे पहले मान लीजिए भाषा कोई सीख रहे हैं तो उसके कौन कौन से कौशल होते हैं, कितने कौशल होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सीखना जो है भाषा कौशल के अंतर्गत आता है। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा कौशल जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सुनना, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है बोलना, चौथा है लिखना। इन्हीं चारों के माध्यम से दोस्तों पूरी मानव प्रजाति जो है अपने जो डाटा का ट्रांसफ़र इधर उधर करती है या संप्रेषण का कार्य इन्हीं चारों के माध्यम से होता है। तो भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है सुनना, फिर पढ़ना, फिर बोलना, फिर लिखना। ये चारों कौशल होते हैं। दोस्तों इन कौशलों में से जो सुनना और पढ़ना ये दोनों कौशल हैं, ये क्या हैं? ये दोनों है ग्रहणात्मक कौशल, यानी इनके द्वारा हम लोग अपने डाटा को अंदर समाहित करते हैं या ग्रहण करते हैं। ग्रहणात्मक यानी ग्रहण से आप समझ सकते हैं, यानी सुनकर कोई भी डाटा हम सुनकर अपने अंदर जो ग्रहण कर लेते हैं या पढ़कर कोई डाटा अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता है? वो ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। उसके बाद बोलना लिखना क्या होता है? बोलना लिखना जो होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। अभिव्यक्तात्मक क्या होता है? अभिव्यक्ति करना, यानी किसी भी चीज़ का जो हम हमारे अंदर चल रहा है उसको बोल के माध्यम से या लिख के माध्यम से जो अभिव्यक्त करते हैं वो अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो दिए गए हैं क्या हैं? भाषा कौशल एक दूसरे से अंतःक्रिया द्वारा संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, भाषा कौशल जो है आपस में कैसे संबंधित होते हैं? तो भाषा कौशल जो है आपस में अंतःक्रिया द्वारा संबंधित होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है भाषा कौशल अन्य सभी कौशलों का क्या होता है? आधार होता है। श्रवण कौशल जो है अन्य सभी कौशलों का आधार होता है। जब जो कोई भी बच्चा यदि सुन नहीं सकता तो ये समझ लीजिए वो बोल नहीं सकता। तो क्या है? सभी कौशलों का ये मेन आधार होता है। क्या? श्रवण कौशल जो है, श्रवण कौशल अन्य सभी कौशलों का आधार होता है या बेस होता है। उसके बाद पठन कौशल में सबसे ज़रूरी अर्थ ग्रहण करना होता है। यानी जब हम कोई भी बच्चा यदि कुछ पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ता चला जा रहा है, उससे संबंधित ये नहीं होता। पढ़ने का मतलब होता है कि जब कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको सबसे ज़रूरी होता है कि वो जो चीज़ पढ़ रहा है उसका अर्थ ग्रहण कर रहा है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें ये सीटेट एग्जाम में 100% इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पठन कौशल में सबसे ज़रूरी क्या है? तो अर्थ ग्रहण करना सबसे ज़रूरी कौशल होता है। उसके बाद पठन के प्रकार, यानी पढ़ने के कितने प्रकार होते हैं? तो पठन के 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया सस्वर पठन। तो सस्वर पठन के अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं। एक आदर्श पठन होता है, एक व्यक्तिक पठन होता है, एक सामूहिक पठन होता है। आदर्श पठन वो होता है जब जो बच्चा होता है यति गति लय के साथ कोई कविता कहानी को पढ़ता है तो वो क्या कहा जाता है? उसको आदर्श पठन कहा जाता है। उसके बाद व्यक्तिक पठन में प्रत्येक बालक या प्रत्येक मनुष्य एक अकेले माध्यम से जो पढ़ाई करते हैं
तो वो व्यक्तिक पठन कहलाता है। सामूहिक पठन होता है, सामूहिक पठन के द्वारा दो या दो से अधिक जब बालक आपस में मिलकर पठन पाठन करते हैं तो सामूहिक पठन कहलाता है। तो ये सस्वर पठन की ये 3 भेद हैं। उसके बाद है मौन पठन। दूसरा होता है मौन पठन। मौन पठन के भी 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? मौन पठन। मौन पठन के 2 भाग होते हैं। पहला होता है द्वुत पठन, दूसरा होता है गंभीर पठन। तो द्वुत पठन में क्या होता है? पढ़ी चीज़ को दोबारा आनंद के लिए पढ़ना क्या होता है? ये द्वुत पठन कहलाता है। क्या? पढ़ी चीज़ को दोबारा आनंद के लिए, जैसे कोई कविता है, कोई गाना है या कोई कहानी है, उसको आप आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं तो वो द्रुत पठन के अंतर्गत आता है। गंभीर पठन क्या होता है? गंभीर पठन जो होता है वो उसमें इंसान जो है एकदम शांत मन से, एकदम से कंसंट्रेशन को एकाग्र मन करके जो पढ़ता है तो वो गंभीर पठन कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जो 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। एकांकी, नाटक, कविता आदि सस्वर पठन किया जाता है। यानी किनका? एकांकी का, दूसरा नाटक का, तीसरा कविता का जो है सस्वर पठन किया जाता है। यानी बोल बोल कर पठन। एक व्यक्ति बोलता है तो उसी को अनुकरण करके दूसरा व्यक्ति भी बोल करके उसका क्या करता है? पठन पाठन करता है। तो ये क्या है? ये क्या है? सस्वर पठन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको याद करने की एक ट्रिक बनाए हैं, जो कि ट्रिक है, हो सकता है आपको हंसी भी लगे, कोई बात नहीं। अय कविता नाटक मत कर ससुराल जा। इसका मतलब ये है, ए से हो गया एकांकी, कविता ये हो गई, उसके बाद नाटक ये हो गया, उसके बाद मत कर साइलेंट रहेगा। ससुराल का मतलब होता है सस्वर पठन। यानी ए फॉर एकांकी, के फॉर कविता दिया गया है, नाटक में दिया गया है, मत कर साइलेंट है, उसके बाद ससुराल यानी सस्वर वाचन ये किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से बच्चों को याद नहीं होता कि कौन सा सस्वर वाचन होता है, कौन सा जो होता है कैसा वाचन होता है। तो ये इसलिए हम ये आपको ट्रिक बना दिए हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगला है, निबंध, कविताएं, अखबार आदि क्या होते हैं? ये मौन पठन के अंतर्गत आते हैं। यानी इसको बोल बोल कर बच्चे या कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ता है, इसको मौन पठन किया जाता है। अखबार आदि जो है मौन पठन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है? शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी सामग्री जो शिक्षण कार्य संपादित करने के लिए जो उसको ऐसा संसाधन जो उसको शिक्षक को जो शिक्षण कार्य संपादित करने में सहयोग प्रदान करता है, वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे दृश्य सामग्री। पहली सामग्री कौन सी? दृश्य सामग्री। दृश्य मीन्स होता है देखना, यानी ऐसी सामग्री जिसमें बालक को या टीचर देख देख के बताते हैं तो वो दृश्य सामग्री कहलाता है। जैसे श्यामपट हो गया, उसमें बच्चे देख देख के अध्ययन करते हैं, चित्र देख के अध्ययन करते हैं, मानचित्र देख के अध्ययन करते हैं। चित्र विस्तारक जो होता है, जैसे इंडिया का मैप हो गया, ये चित्र विस्तारक के अंतर्गत आप बिहार कहाँ है, केरल कर्नाटक कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, मुंबई का, इस चीज़ के जो होता है वो चित्र विस्तारक होता है। तो ये हो गया। फिर श्रव्य सामग्री, यानी जिसके माध्यम से बालक जो है सुन करके अपना शिक्षण कार्य संपादित करता है, वो श्रव्य सामग्री कहलाती है। श्रव्य सामग्री में पहला जैसे रेडियो हो गया, दूसरा ग्रामोफोन हो गया, तीसरा टेलीविज़न हो गया, चौथा टेप रिकॉर्डर हो गया। यानी इन सब चीज़ों को हम लोग देख के नहीं बल्कि हम सुन करके इसमें अध्ययन करते हैं। अब रेडियो में कभी कभी जब ऑप्शन में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेडियो कैसा है, दृश्य है या दृश्य श्रव्य दोनों है, क्योंकि रेडियो को हम देख भी रहे हैं। हम रेडियो को देखते हैं उसके बाहरी आरों को देखते हैं, लेकिन उसके चलचित्र को नहीं देख पाते हैं। इसलिए रेडियो जो होता है उसको सुन करके जो हम अध्ययन करते हैं, रेडियो क्या है? श्रव्य सामग्री है। उसके बाद श्रव्य दृश्य दोनों, श्रव्य दृश्य समय यानी सुन करके बोल करके दोनों का अध्ययन किससे किया जाता है? जैसे टेलीविज़न हो गया, चलचित्र हो गया, नाटक हो गया, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी आदि तमाम चीज़ें जो होती, प्रोजेक्टर भी हो गया इसमें तो आता है। तो वो क्या किस संसाधन के अंतर्गत आता है? वो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न में हम सुन भी सकते हैं और चलचित्र को देख भी सकते हैं। चलचित्र यानी वही चीज़ हो गया, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नाटक जो रंगमंच किया जाता है उसमें जो अभिनय करते हैं लोग, बोलते भी रहते हैं और उनके अभिनय को हम लोग देखते हैं। तो नाटक जो है दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों में आता है। लैपटॉप से हम गाने भी सुन सकते हैं और उसके चलचित्र को देख भी सकते हैं। तो ये क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों में आती है। फिर उसके बाद
दोस्तों हमारा इसके बाद ये दोस्तों हमारे हैंड रिटन नोट्स है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर होगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आप सारे वीडियो देख लेंगे, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ इसमें सारे जो दिए गए हैं पूरी पैडागॉजी का एकदम निचोड़ दिया गया है। इससे यदि आप कर लेंगे तो आपको जो है 1% और कहीं कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका हमेशा सवाल सही होगा। दोस्तों ये इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम भी सीटेट यूपीटेट दिए हैं, जिसमें हमारा भी बहुत अच्छा स्कोर आया है। हिंदी भाषा में 24-25 नंबर हैं, तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसका प्रूफ हम खुद स्वयं हैं। तो आइए देखते हैं आगे। भाषा विविधता क्या होती है या बहुभाषिकता क्या होती है। भाषा विविधता यानी कई प्रकार की जो भाषा बोला जाता है, किसी क्लास में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो वो भाषा विविधता या बहुभाषिकता कहलाती है। तो ये भाषा विविधता क्या होती है, ये संसाधन के रूप में कार्य करती है या हमारा हानिकारक होती है बच्चों को, तो इसके बारे में ये है। भाषा हमेशा संसाधन के रूप में कार्य करती है, यानी यदि बच्चे आपके क्लासरूम में कई भाषा बोलने वाले हैं तो वो आपको समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। क्या, बहुभाषिकता। हाँ, अध्यापक को बहुभाषी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, तो उनको समझना बालक को अध्यापक को ज़रूरी होता है। तो क्या है, भाषा हमेशा संसाधन के रूप में कार्य करती है। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। जो बहुभाषिकता होती है वो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। उसके बाद बच्चे के अधिगम में वृद्धि करती है, यानी बच्चे के जो अधिगम यानी पढ़ने में वृद्धि करती है। अतः कभी कभी जो है बहुभाषिकता शिक्षण कार्य करने में बाधा नहीं, यानी कभी भी जो बहुभाषिकता होती है शिक्षण कार्य संपादित करने में बाधा नहीं डालती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यहीं से क्वेश्चन उठाता है, बहुभाषिकता क्या बच्चों को क्लासरूम में बाधा डालती है, तो बाधा कभी नहीं डालती है। बहुभाषिकता जो होती है बाधा कभी नहीं डालती है। उसके बाद भाषा अर्जन क्या होता है। एक भाषा अर्जन होता है, एक भाषा अधिगम होता है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में देखते हैं। भाषा अर्जन स्वाभाविक होती है, यानी भाषा अर्जन जो है स्वाभाविक होती है, वो समाज में होती है, अनुकरण के द्वारा होती है। भाषा अर्जन हमेशा मातृभाषा में होती है। ये सभी भाषाओं की पूंजी होती है, स्कूल जाने से पहले होती है। यानी भाषा अर्जन होता क्या है, जब बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक स्कूल नहीं जाता तब तक वो कोई न कोई भाषा हमेशा अपने आस पड़ोस से, माता पिता से, भाई बहन से, अपने रिलेशन वालों से कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। तो वो वही होता है भाषा अर्जन। तो वही भाषा अर्जन है जो क्या है, स्वाभाविक होती है। कोई भी बच्चा बालक पैदा हुआ, वो जिस वातावरण में रहेगा वहाँ की उसी प्रकार की भाषा बिना सीखे वो केवल सुनते सुनते वो बोलना स्टार्ट कर देता है, यानी ये स्वाभाविक होती है। ये जो समाज में होती है अर्जन, जो समाज में होता है अनुकरण द्वारा, यानी बालक किसी भी महापुरुष को, अपने से बड़ों को देख के सुन के वो अपना अर्जन कर लेता है। मातृभाषा जो अर्जन होती है हमेशा मातृभाषा में होती है। क्योंकि अपने आस पड़ोस में रहता है, वहाँ की जो बोली भाषा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी, बच्चा वही लैंग्वेज सीखता है। यानी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी बच्चा जो सीखेगा वो मातृभाषा कहलाएगी उस बालक की। फिर भाषा जो है सभी भाषाओं की पूंजी होती है, ये स्कूल जाने से पहले होती है। क्या, भाषा अर्जन। अब वहीं अधिगम क्या होता है, इसके बाद मान लीजिए 5 साल तक तो भाषा अर्जन हो गया। अब एक अनुमान बता रहे हैं हम, वो कोई फैक्ट नहीं है कोई कमेंट करने लगो कि 5 साल तक क्या। तो उसके बाद ये क्या है, अर्जन के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब अधिगम क्या होता है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिगम जो है हमेशा प्रयासपूर्ण होता है, यानी इसमें बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। ये विद्यालय में होता है। भाषा अधिगम जो है हमेशा विद्यालय में होता है, शिक्षण द्वारा किया जाता है। मानक या द्वितीय भाषा इसको बोलते हैं, यानी मानक या द्वितीय भाषा अधिगम जो होती है मानक या द्वितीय भाषा कहलाती है, या मानक या द्वितीय भाषा के द्वारा भाषा का अधिगम होती है। भाषा का अधिगम के द्वारा मानक या द्वितीय भाषा को हम सीख सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों द्वारा, यानी जो भाषा अधिगम होता है हम पाठ्य पुस्तकों द्वारा सीख सकते हैं। मान लीजिए हमको अंग्रेजी आती है, हमारा जो है
मातृभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी के माध्यम से जो ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश सीखते हैं, तो पाठ्य पुस्तक कोई ग्रामर की होगी इंग्लिश की, उसी के माध्यम से हम सीखते हैं। तो यानी भाषा अधिगम जो है पाठ्य पुस्तकों के द्वारा होता है। उसके बाद शिक्षण विधियों द्वारा भी भाषा अधिगम होता है। सबसे बड़ी बात हम ये कहते हैं कि भाषा अधिगम जो है स्कूल जाने के बाद होता है, यानी प्रयास पूर्ण होता है, विद्यालय में होता है, शिक्षण द्वारा होता है, मानक या द्वितीय भाषा कहलाती है, पाठ्य पुस्तकों द्वारा होती है और शिक्षण विधियों का इसमें उपयोग होता है। उसके बाद पावलाव स्किनर, नकल व रटने से भाषा की आत्मसात होती है। यानी पावलाव और स्किनर क्या कहते हैं, भाषा जो है नकल व रटने के माध्यम से बच्चा नकल व रटने से भाषा की समता प्राप्त होती है, यानी भाषा नकल व रटने से बालक सीख जाता है। उसके बाद अगली स्लाइड में है पियाजे क्या कहते हैं इसके माध्यम से। तो पियाजे महोदय कहते हैं जो भाषा होती है, भाषा का अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ साथ अंतः क्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। पियाजे क्या कहते हैं, भाषा का अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति जो है क्या होता है, अंतः क्रिया द्वारा सीखा जाता है। वहीं चॉम्स्की और वाइगॉस्की ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें दोनों में नाम, पहली बात तो नाम में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है ना, चॉम्स्की क्या है वाइगॉस्की क्या है। तो चॉम्स्की क्या कहते हैं, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जो है जन्मजात होती है। कहीं अगर आ जाएगा बच्चों में भाषा की क्षमता जन्मजात होती है तो चॉम्स्की, नाम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है, नाम चॉम्स्की को ही लगाएंगे। क्या जन्मजात यदि आ जाएगा तो नाम चॉम्स्की या चॉम्स्की सही होंगे। उसके तो वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं, बच्चों की भाषा जो है समाज के साथ संपर्क का क्या है, सही परिणाम है। वाइगॉत्स्की बोलते हैं कि जो बच्चों में भाषा का विस्तार होता है या भाषा का अधिगम होता है, वो समाज के साथ जो संपर्क होता है, यानी कोई अच्छे व्यक्ति से हुआ या बुरे व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से या समाज में जो संपर्क होता है बच्चे का, उससे जो अधिगम होता है वो क्या होता है, बच्चों की भाषा में का जो सही परिणाम होता है। ये क्या कहते हैं, वाइगॉत्स्की। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप केवल नाम चॉम्स्की से जन्मजात याद कर लीजिए। अगर चॉम्स्की रहेगा तो जन्मजात ऑप्शन में रहेगा, और अगर जन्मजात क्वेश्चन में रहेगा तो ऑप्शन में चॉम्स्की जरूर रहेगा, और यदि वाइगॉत्स्की रहेगा तो ऑप्शन में समाज जरूर रहेगा। अगर क्वेश्चन में समाज है और तो वाइगॉत्स्की ऑप्शन में जरूर होगा। ये किसमें से भाषा अर्जन और अधिगम से संबंधित जो ऑप्शन आएंगे उनमें ये सही होगा। उसके बाद शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, यानी शिक्षण कार्य संपादित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, कोई एक फैक्चुअल फैक्ट है जिसके माध्यम से शिक्षण कार्य संपादित करने के लिए अगर कोई भी टीचर इन सभी पद्धतियों का प्रयोग करता है तो उसकी शिक्षण जो कार्य होता है बहुत अच्छे से बच्चों तक पहुंचती है और बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो अभी तक जो बच्चा जान रहा है उसी के माध्यम से जो नहीं जान रहा है उसकी ओर शिक्षण कार्य संपादित करवाना एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि कहलाती है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर एक शिक्षण विधि है। उसके बाद पूर्ण से अंश की ओर एक शिक्षण विधि है। फिर सरल से कठिन की ओर, बच्चों को हमेशा जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं सरल होते हैं उनको पहले पढ़ाना चाहिए और उसके बाद कठिन प्रश्नों को धीरे धीरे करके पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चों को हमेशा पढ़ाना चाहिए। जो बच्चे जान रहे हैं उसके बाद जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, यानी जो वस्तुओं को बच्चे जान रहे हैं उसको पहले पढ़ा दें, उसके बाद धीरे धीरे जो चीज़ नहीं जान रहे हैं उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे बच्चे क्लास में पढ़ने में रुचि दिखाते हैं। उसके बाद विशेष से सामान्य की ओर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे बालक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। फिर क्या है, आगमन से निगमन की ओर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है जिससे के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। फिर दोस्तों अगले स्लाइड में है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा सा फिर से इसको देख लेते हैं। जो विस्तृत रूप का है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ पढ़ा दिया जाए अगर उसमें से ना फंसे तो मतलब क्या है पढ़ाने का या मतलब क्या है आपके पढ़ने का, तो इसी कारण से इसको फिर से लिया गया है। थोड़ा सा है, बस 2 मिनट आप देख लीजिए। भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। अर्जन जो होता है हमेशा स्कूल जाने से पहले होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना, और अधिगम जो होता है हमेशा स्कूल जाने के बाद होता है। अब बच्चा स्कूल जाने से पहले अर्जन करता है, इसलिए हम अर्जन जो हेडिंग है उसको पहले लिखें। क्यों? क्योंकि जब से बच्चा
पैदा होता है जब तक स्कूल नहीं जाता है उसका केवल अर्जन होता है, वो अधिगम नहीं होता। अधिगम जो होता है हमेशा स्कूल जाने के बाद होता है। तो अर्जन क्या, या ग्रहण करना। अर्जन किसी भी बालक का स्कूल जाने से पहले होता है, यानी किसी भी बालक का जो अर्जन होता है या ग्रहण करना होता है, किसी भी भाषा का जो होता है ग्रहण करना, वो स्कूल जाने से पहले होता है। भाषा अर्जन जो है अनुकरण द्वारा होता है, यानी बच्चों जो वहाँ के जो इन्वायरमेंट में जो लोग होते हैं बच्चे उन्हीं का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। ये जो है सहज एवं स्वाभाविक होता है, इसमें बच्चों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप बच्चे सीख जाते हैं। शिक्षक नहीं, इसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। ये जो होता है हमेशा मातृभाषा में होती है। अब क्यों होती है अभी हम पीछे बता चुके हैं, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पाठ्य पुस्तक, इसमें पाठ्य पुस्तक जो होता है का कोई रोल नहीं होता, पाठ्य पुस्तक इसमें नहीं होती है। उसके बाद अनौपचारिक होती है, यानी स्कूल जाने से पहले ऐसे जो भी आप बच्चा सीखता है वो अनौपचारिक माध्यम होता है। तो ये क्या होती है, अर्जन जो होता है अनौपचारिक होती है। फिर भाषा अर्जन में माता पिता परिवार एवं पास पड़ोस की भूमिका अधिक होती है। अब भाषा अर्जन में माता पिता पास पड़ोस और परिवार की भूमिका अधिक क्यों होती है, क्योंकि बालक जिस माहौल में रहता है, जहाँ वो रहता है, वहीं के माहौल के आधार पर वहाँ की स्थानीय भाषा को सीखता है अनुकरण के माध्यम से। तो वो क्या होती है, भाषा अर्जन में माता पिता एवं पास पड़ोस परिवार की भूमिका सर्वाधिक मानी जाती है। उसके बाद सीखना, ये अधिगम है। सीखना क्या है दोस्तों, सीखना जो है लर्निंग इसको बोलते हैं। सीखना या अधिगम स्कूल जाने पर होता है। सीखना या अधिगम जो होता है हमेशा स्कूल जाने पर होता है। ये शिक्षण द्वारा होता है, यानी इससे बच्चों को शिक्षण का यानी पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाने पर होता है। ये प्रयासपूर्ण होता है। उसके बाद इसमें जो है शिक्षक की भूमिका होती है। क्यों, अधिगम आपको मैथ पढ़ना है ये, तो इसमें शिक्षक की भूमिका जरूर होगी। तो इसमें क्या है, इसमें शिक्षक की भूमिका होती है। मानक या द्वितीय भाषा का भी प्रयोग होता है, या मानक या द्वितीय भाषा भी इससे सीख सकते हैं अधिगम के माध्यम से। जैसे पिछले में बताए हैं कि अधिगम जो है, जैसे हिंदी आप जान रहे हैं या संस्कृत, हिंदी के माध्यम से आप संस्कृत या हिंदी के माध्यम से आप अगर अंग्रेजी जान रहे हैं, तो जो है मानक या द्वितीय भाषा ये जो है हम अधिगम लर्निंग के माध्यम से सीख सकते हैं। इसमें पाठ्य पुस्तक होती है और ये औपचारिक होती है, यानी स्कूल जाने के बाद जो शिक्षण कार्य किया जाता है वो औपचारिक माध्यम कहलाता है, और स्कूल जाने से पहले जो होता है वो अनौपचारिक माध्यम होता है। इसमें विद्यालय एवं शिक्षण की भूमिका अधिक होती है। क्या, इसमें जो है विद्यालय और क्या है, शिक्षण, और इसमें एक वर्ड मान लीजिए छूट गया, ये कि शिक्षण और शिक्षक जो है शिक्षक की भूमिका जरूरी होती है। किसमें, लर्निंग में, क्योंकि लर्निंग में एक शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय आदि सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ये रही संपूर्ण पेडागॉजी जो है, जो हिंदी पेडागॉजी से संबंधित है। दोस्तों यदि आप इसको अच्छे से लिख के नोट करके यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हाँ आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप सीटेट पेडागॉजी जो 15 नंबर का आता है उसमें से आप 14 नंबर तो 100% पा सकते हैं। यदि आप इसके बाद हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये इसी से हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो 15 क्वेश्चन जो पेडागॉजी से आता है और 15 क्वेश्चन पैसेज से आता है। तो पैसेज वाला जो होता है एक कविता होता है, पैसेज में एक कविता होती है और एक जो है कथन होता है या कहानी होती है, या कोई महापुरुष के बारे में दे दिया जाता है। तो इसमें से या तो कविता से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो कथन से 8 क्वेश्चन पूछ लेगा, या इसी करके, यानी इसमें ऐसे क्वेश्चन को संकलित किया जाता है जिसमें 15 नंबर हो जाते हैं। अब इसमें जो 15 क्वेश्चन पेडागॉजी होता है, इसमें जो है 15 क्वेश्चन फुल पेडागॉजी आती है, जिसमें यही सब चीज़ें आते हैं, जिसमें आपको केवल नेगेटिव पॉजिटिव करके या इसमें से जो थ्योरी बताए हैं इसके माध्यम से आप तुरंत आप टिक कर देंगे तो आप 15 में से 14 तो 100% आपका आना इसमें तय है। यदि आप पैसेज का भी सही कर लेंगे तो आपको 30 में कम से कम 28 29 तो कोई रोक नहीं पाएगा। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो कई बच्चों को आप पिछले एग्ज़ाम में देखे होंगे 30 में 30 आता है, तो आपका भी आ सकता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट
वीडियो की अपडेट आपको रोज़ाना मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।